नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों के लिए प्रचार आज शाम थम जाएगा। ये चरण बेहद अहम है क्योंकि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ लखनऊ पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए भी 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। 5वें चरण में होने वाले 14 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रचार थमने के तुरंत बाद सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को प्रचारक निर्वाचन क्षेत्र से बाहर जाना होगा। इस चरण में इंडी गठबंधन भाजपा को कई टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ। राघवेंद्र साहब, जो ये 5वां चरण किस लिहाज से बेहद अहम है और किस समीकरण पे किस दिग्गज की सीट डगमगाने वाली है, या फिर कहां पर जो अप्रत्याशित प्रत्याशी है, या ये कहा जा सकता है कि जिसकी उम्मीद नहीं है जीतने की लेकिन वो माइलेज लेता हुआ नजर आ रहा है? देखिए दीपक जी, 5वां चरण का चुनाव अवध और बुंदेलखंड में होना है और अवध इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के यहां 2019 के चुनाव में डंका बजा था। अगर आप बात कर लें तो केवल रायबरेली सीट कांग्रेस जीती थी, बाकी सभी सीटों पर लगभग भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहराया था। लेकिन अब असल परीक्षा भारतीय जनता पार्टी की है, चूंकि अवध में ही राम मंदिर है, अयोध्या में राम मंदिर है, जिसका 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ था और उद्घाटन के बाद भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि वह एक तरफा चुनाव जीतेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अवध में ही मुकाबले में फंस गई है। रायबरेली में सोनिया गांधी चुनाव जीती थी, इस बार राहुल गांधी मैदान में है। वह लगातार दिनेश प्रताप सिंह को चुनौती दे रहे हैं और दिनेश प्रताप किसी तरह से रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी का खाता खोलने की फिराक में लगे हुए हैं। 2019 में अमेठी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है और स्मृति ईरानी की राह में तमाम रोड़े अटका दिए हैं। और तो और जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में, वहां से लल्लू सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद उनको जातीय खेमे में इस तरह उलझा दिए हैं कि वहां पे प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो कराना पड़ा। उसके बाद भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में डामाडोल की स्थिति है। अब कैसरगंज चले जाइए, कैसरगंज भी अवध में आती है। कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दिया गया, लेकिन यह सीट इस बार फिर फंस गई है। बृजभूषण सिंह लगातार लगे हुए हैं, हालांकि वह बार बार यही कहते हैं कि अब तो मैं छुट्टा सांड हूं, मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन कहीं न कहीं अंदर से आत्मविश्वास डिग रहा है। लखनऊ में राजनाथ सिंह चुनावी मुकाबले में उनके खिलाफ रविदास मल्होत्रा समाजवादी पार्टी से है, यहां भी मुकाबला रोचक है। हालांकि शहरी सीट है, यहां पे उस तरह की जाति गोलबंदी नहीं हो पा रही, लेकिन कहीं न कहीं जो 2019-2014 का मतदान था उसके मुकाबले उनके कार्यकर्ताओं को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अवध में अपने गढ़ को बचाया जाए। लेकिन जिस तरह से इंडी गठबंधन, खास तौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा को घेरा है, चाहे संविधान के मुद्दे पे घेरा हो, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे पे घेरा हो, चाहे महंगाई के मुद्दे पे घेरा हो, भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो आज के 4 महीने पहले चुनाव दिख रहा था, वह चुनाव आज उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा है। दीपक जी, आपको बता दें, जब 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में राम लहर रहेगी। लेकिन चुनाव राम लहर के बजाय अब मुद्दों पे आ गई है, जाति खेमेबंदी पे आकर टिक गई है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो जाति गोलबंदी है इसमें कितना सेध लगाती है और अपने जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे बालाकोट का मुद्दा उठा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा उठा रहे हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी पीओके को भारत में शामिल करने का मुद्दा उठा रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा कर रहे हैं कि हम आगे 5 साल में तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे। तो यह सब मुद्दे हैं। अब देखना होगा कि जनता स्थानीय मुद्दे को तरजीह देती है या राष्ट्रीय मुद्दे को तरजीह देती है। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अवध जो उसका गढ़ रहा है, गढ़ में उसे संघर्ष करना पड़ रहा है।
जी दीपक जी, बिल्कुल। ब्रजभूषण, जिस तरह से आपने कहा कि वो अजीब अजीब बयान दे रहे हैं, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाना, घर किसी का उसे गिराना वो गलत बात है। ये पार्टी से हटके लाइन में ये इतनी बयानबाजी आखिर क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए दीपक जी, कैसरगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह को मुस्लिम मतदाताओं का भी वोट मिलता था और इस बार थोड़ा समीकरण बदला है। चूंकि इंडी गठबंधन इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग एक मुश्त जा रहे हैं। यही परेशानी बसपा की भी है। चूंकि बसपा को उम्मीद थी, उसने 14 प्रत्याशी मुसलमान उतारे हैं, उसके बाद भी उनके प्रत्याशियों को बहुत तरजीह मुसलमान नहीं दे रहा है। और ब्रजभूषण शरण की कोशिश है कि कैसरगंज में कम से कम मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लिया जाए। जग जाहिर है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय इस पे आवाज उठाता रहा है। वह लगातार आरोप लगाता रहता था कि धर्म के आधार पर कार्रवाई की जाती रही है, जबकि सरकार की तरफ से तमाम तरह के बयान दिए गए कि इसमें हम केवल माफियाओं के घर पे बुलडोजर चलाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के सामने, और भारतीय जनता पार्टी उन दिक्कतों से जूझ रही है। चूंकि जो जातीय गोलबंदी, जो पिछड़ों में सेंध भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 2019 में लगाई थी, वह कहीं न कहीं किला बिखरता दिख रहा है। चूंकि स्थानीय मुद्दे हावी हैं, सांसदों की कार्यप्रणाली पर लोगों को नाराजगी है, जो विकास कार्य की उम्मीद लोग लगाए थे वह नाउम्मीद हुए हैं। तो ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह को अपनी सीट बचानी है। चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट पर पूरे देश की निगाहें हैं। हरियाणा में जो महिला पहलवान थी, उन्होंने जो आरोप लगाया था, उसके बाद पूरे देश में, पूरी दुनिया में चर्चा में आए थे। अब उस चर्चा से कैसे उबरते हैं, अपनी साख कैसे बचाते हैं, उनके सामने बहुत बड़ा संकट है। इस नाते वह पार्टी लाइन से हटकर भी कहीं न कहीं बयान दे रहे हैं। कुछ बयान तो उनके ऐसे हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन वोट लेने के लिए वह यह हथकंडा भी अपना रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता कितना तवज्जो देती है। इतना दीपक जरूर है कि जिस अवध में भारतीय जनता पार्टी की राह सबसे आसान हुआ करती थी, उस राह में इस बार तमाम ब्रेकर लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी उस ब्रेकर को पार करके किस तरह जीत की राह पर आगे बढ़ती है। बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने बताया कि स्मृति ईरानी के रास्ते में भी कई कांटे बिछा दिए गए हैं। उतनी राह उनके लिए आसान नहीं रही है जितनी पहले हम सोच रहे थे। एंड वक्त आते आते बहुत सारी सीटों पर बहुत सारे समीकरण बदल गए। उत्तर प्रदेश का सिर्फ ये एक 5वां चरण नहीं है, लगभग हर चरण में जो बीजेपी का गणित था वो कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश की गई है। और ऐसे में अब आने वाले नतीजों में इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस तरह से पिछला वाला जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ते हुए सपा या इंडी गठबंधन माइलेज लेती हुई नजर आए। देखिए दीपक जी, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 16 सीटें हारी थी, यूपी में 80 में से। और स्मृति ईरानी के सामने अब उनके बयान ही कहीं न कहीं राह में रोड़ा अटका रहे हैं। आपको याद होगा 2014 से पहले गैस सिलेंडर के दाम जब 600 से ऊपर थे थोड़ा सा, तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने वादा किया था कि 500 में हम सिलेंडर देंगे। अब जनता पुराने बयानों को, पुराने वीडियो को वायरल कर रही है। उन्होंने चीनी की महंगाई पर बयान दिया था कि 13 से 15 रुपया किलो हम चीनी देंगे, हमारी सरकार आएगी। आज चीनी 40 से 45 रुपया किलो के बीच बिक रही है। और तमाम जो सवाल मुद्दे उठाए थे कि इंडस्ट्री बंद हो गई, अमेठी में इंडस्ट्री चालू कराएंगे। हालांकि एक इंडस्ट्री बड़ी और ले आई, बेवरेज कंपनी कोको कोला की जो बॉटलिंग प्लांट है अमेठी में लगा है। उसके अलावा जो बंद इकाइयां पड़ी थी उनमें से कोई चालू नहीं हो पाई। हाँ, रोड सड़क के मामले में थोड़ा काम उन्होंने किया है, वह जनता के बीच जा रही है। तमाम फ्लाईओवर बनवाए हैं, मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं और सिनेमा हॉल, वहां मल्टीप्लेक्स बन रहा है। तो कुल मिला के मुद्दे तो है। चूंकि आपने जब कांग्रेस की सरकार पे सवाल उठाया था, राहुल गांधी को घेरा था, आज वही पुराने वीडियो कांग्रेस वायरल कर रही है और आप स्मृति ईरानी से सवाल पूछ रही है कि आपके वादों का क्या हुआ। और जिस तरह स्मृति ईरानी ने कहा था कि राहुल गांधी बाहरी हैं, वह यहां से जीतकर दिल्ली चले जाते हैं, उसके बाद इटली चले जाते हैं। तो स्मृति ईरानी भी 5 साल में केवल 42 बार स्मृति ईरानी अमेठी आई हैं। तो यह गिनती भी जनता को याद है और वही गिनती कांग्रेस उनके सामने रख रही है। और इस बार वादा कर रही कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उनके बीच रहेंगे। हालांकि केएल शर्मा कांग्रेस से प्रत्याशी जरूर है, लेकिन इसे साख का सवाल प्रियंका गांधी ने बना लिया है। वह राजीव गांधी की बेटी है, अपने बाप की, अपने दादी की दुहाई दे रही है। तो कहीं न कहीं जनता भावनात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। और जितना आसान 2019 का चुनाव स्मृति ईरानी के लिए था, 2024 का चुनाव उनके लिए उतना आसान है नहीं। कांटे की लड़ाई में फंसी हुई है। अब देखना होगा कि मोदी का चेहरा और योगी का काम उन्हें कितनी सफलता दिला पाता है।
तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश संपादक जिन्होंने ये जानकारी दी है कि किस तरह से किस सीट पर समीकरण बीजेपी के लिए बिगड़ते या कठिन होते जा रहे हैं।